हेलो गाइस, तो आज का इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो बने रहना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है, लेकिन पूरा देखना। एग्ज़ाम में हो सकता है एक क्वेश्चन तुमसे इससे पूछा जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है, उससे पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है। तो इस प्रोजेक्ट का एम सिंपल सा था कि ह्यूमन के अंदर जितने भी जीन्स हैं, ठीक है, सबको स्टडी किया जाए। यानी कि जो जो क्रोमोसोम है उस पर जो जीन प्रेजेंट है सबको पार्टिकुलर स्टडी करके हम एक डेटा तैयार कर ले कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो इस पर बहुत पैसे खर्चा किया अलग अलग कंट्री ने मिल के, ठीक है। और फिर इन्होंने फाइनली पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, मतलब सारे जीन को स्टडी कर लिया गया, ठीक है, सारे क्रोमोसोम के अंदर जितने भी जीन्स होते हैं उन सभी को। तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, इससे पहले वाले सेक्शंस में, यू हैव लर्नड दैट इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द डीएनए दैट डिटरमाइंस द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि डीएनए में एक सीक्वेंस होता है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है। डीएनए जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट गिव्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ द जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ओके। तो इससे पता चलता है कि उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या है। इन अदर वर्ड्स, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंस। मतलब दूसरे शब्दों में बात करें तो ये जो भी बात कर रहा है वो जीन की बात कर रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है वो डीएनए के अंदर होता है। डीएनए के अंदर जो बेस सीक्वेंस होता है उसमें होता है। इफ़ द टू इंडिविजुअल डिफर, मतलब दो व्यक्ति या दो इंडिविजुअल मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, वो अलग होता है, देन देयर डीएनए सीक्वेंस शुड ऑल्सो बी डिफरेंट एटलीस्ट एट सम प्लेसेस। मतलब दो अलग अलग व्यक्ति का अगर हम स्टडी करें, उसके जेनेटिक्स की स्टडी करें, तो दोनों का बेस सीक्वेंस बिल्कुल अलग होगा, एटलीस्ट कुछ जगहों पे तो अलग होगा ही। दीज assumptions लेड टू द क्वेस्ट ऑफ द फाइंडिंग आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम। अब ये जो क्वेस्ट है, इससे मतलब इस चीज़ का पता करते हैं हम लोग कि आखिर कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम मतलब ह्यूमन के अंदर कैसा है। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स वेयर इट वाज पॉसिबल टू आइसोलेट द क्लोन ऑफ द एनी पीस ऑफ डीएनए एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सिंपल एंड फास्ट टेक्निक्स। देखो एक प्रोसेस होता है पीसीआर से क्या करते हैं हम, कॉपी ऑफ डीएनए कर लेते हैं, मतलब डीएनए की हज़ारों कॉपियाँ कुछ ही सेकंड्स के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। ये सभी प्रोसेस का डिस्कवरी, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का डिस्कवरी, इन सभी की सहायता से ये चीज़ें बहुत आसान हो गई इसको स्टडी करना, ठीक है। फास्ट टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग द डीएनए सीक्वेंस, इस टेक्निक से हम तुरंत पता कर सकते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए एट इन द पर्टिकुलर डीएनए और द पर्टिकुलर गिवन क्या बोलते हैं उसको, गिवन मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट of the sequencing of the human genome was launched in the year of 1990। 1990 में ये लॉन्च किया गया कि अब से जीनोम स्टार्ट किया जाएगा। क्या स्टार्ट किया जाएगा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब ह्यूमन के जीन्स को समझना, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड द मेगा प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहा गया, ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे की जा रही थी। ह्यूमन के अंदर हजारों लाखों जीन हैं, ठीक है, तो एक बहुत बड़े लेवल पे ये की जा रही थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया मेगा प्रोजेक्ट। यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इफ़ वी सिंपली डिफाइन द एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलोज, ठीक है। अब तुम इस चीज़ का इमेजिन कर सकते हो कि इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, ये सभी चीज़ें तो अभी हम देखने वाले हैं। ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव द अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। याद रखना, ह्यूमन के हैप्लॉइड कॉन्टेंट में जो बेस पेयर होता है कितने होते हैं, तो 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, ध्यान रखना इसका, ठीक है। एंड इफ़ द कॉस्ट ऑफ द सीक्वेंसिंग रिक्वायर्स द $3 पर बेस पेयर, मतलब एक बेस पेयर को स्टडी करने के लिए $3 खर्चा करने पड़ते हैं। द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द बिगिनिंग, मतलब उस समय जो एक एस्टिमेट कॉस्ट था कि एक कोड को स्टडी करेंगे तो इतना पैसा लगेगा, एक सीक्वेंस को डीएनए बेस पेयर को स्टडी करेंगे तो $3 लगेगा एक बेस पेयर को। द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली $9 बिलियन। लेकिन जब अब टोटल खर्च करके मतलब इसके मल्टीप्लाई किया ना 3 से, तो ये आ गया हमारा $9 बिलियन आ गया, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
ठीक है। फर्दर इफ़ द ऑब्टेन द सीक्वेंस वी वी आर टू बी स्टोर्ड इन अ टाइप्ड फॉर्म ऑफ बुक, मतलब अगर इन सभी डेटा को हम इकट्ठा कर ले और उसको एक बुक के अंदर हम लिख के रखे सारे को, एंड ईच पेज ऑफ द बुक कंटेंट्स 1000 पेज, मतलब कि ऐसी किताब है मेरे पास जिसके पास 1000 पेज की किताबें हैं, 1000 लेटर है हर पेज में। तो ऐसे वैसे हमको मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर इस तरीके से हम ये सारी डेटा को बुक में लिख करके रखने का कोशिश करें तो ऐसा बुक होगा जिसके अंदर 1000 पेज होगा और हर पेज पे 1000 लेटर लिखा रहेगा, ठीक है। देन 3300 सच बुक्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ DNA सीक्वेंस फ्रॉम अ सिंगल ह्यूमन सेल। ओह नो, मतलब एक ह्यूमन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो DNA होता है, उस DNA के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है अगर हम बुक के अंदर स्टोर करना चाहे तो 3300 बुक की ज़रूरत होगी, जिसमें हर एक बुक में 1000 पेजेस होंगे और हर एक पेजेस पे 1000 लेटर्स होंगे, वर्ड्स होंगे, ठीक है। वर्ड्स नहीं, लेटर्स होंगे 1000। तो इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन, द इनॉमरस अमाउंट ऑफ डेटा इज एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड, मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट में डेटा जनरेट हो जाएगा, इज नेसेसिएटेड टू यूज़ ऑफ द हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस फॉर द डेटा स्टोरेज एंड द रिट्राइवल। इसके लिए हमें एक बहुत हाई स्पीड वाले मतलब कंप्यूटर डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इतने बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को आराम से रख सके, रिट्राइव कर सके, जब ज़रूरी पड़े उसको दिखा सके। और उसके एनालिसिस के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ HGP, ठीक है, वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द rapid development of the new area in biology is called the bioinformatics. You must have to know about these words, bioinformatics, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये जो कंप्यूटर वाली सिद्धांत चल रही है ना, ठीक है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं बायोलॉजी के डेटा को समझने के लिए, तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मेकअप होता है उसका स्टडी हम लोग कंप्यूटर में रख के करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन साइंस का यूज़ करते हैं, तो इसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना क्योंकि ये हाईलाइट किया गया है और क्वेश्चन जो पूछता है मेनली हाईलाइटेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसके बारे में तुझे पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आई तो एक बार और रीड कर लेना, इसको आ जाएगी समझ में, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या क्या है, ठीक है, मतलब उसके क्या एम्स हैं, गोल्स ऑफ द ह्यूमन प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज एज फॉलोज। अब क्या क्या गोल है ध्यान से देखो। पहला गोल है, इसके टोटल 6 गोल हुए गोल्स हैं, ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं और तुझे इसे अच्छे तरीके से याद करनी है। आइडेंटिफाई, फर्स्ट वन इज़ द आइडेंटिफाई ऑल अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन द ह्यूमन DNA। मतलब ह्यूमन DNA के अंदर जो जीन्स हैं ना टोटल 20,000 से 25,000, उन सभी के बारे में सभी को आइडेंटिफाई करना, पहला चीज़ ये था। दूसरा है डिटरमाइन द सीक्वेंसेज ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेकअप द ह्यूमन DNA। वो जो था ना 3 × 10⁹ बेस पेयर्स, ठीक है, इन सभी के बारे में पता करना, ठीक है। ये सीक्वेंस कौन कौन सा है, कहाँ पर है, क्या काम है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना। नेक्स्ट इज़ द स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन द डेटाबेसेस, मतलब कंप्यूटर के अंदर इन सभी डेटा को स्टोर करना। फोर्थ वन इज़ द इम्प्रूव द टूल्स फॉर द डेटा एनालिसिस। अगला इसका गोल था कि ये जो डेटा एनालिसिस का टूल है उसको इम्प्रूव करना। एंड फिफ्थ वन इज़ द ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज द इंडस्ट्रीज़। अब इन सभी चीज़ों को मतलब जो ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग डेटा को, ठीक है, यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों से, जैसे इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है। तो इस चीज़ मतलब इस डेटा को ट्रांसफ़र करना, नेक्स्ट मतलब दूसरे सेक्टर में लाइक इंडस्ट्री के अंदर। अगला है एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू। याद रखना, इसका फुल फॉर्म याद रखना, ELSI, एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। मतलब इस प्रोजेक्ट के बाद जो भी इथिकल, लीगल और सोशल इशू अराइज होंगे उन सभी को एड्रेस करना, ठीक है। तो ये सभी गोल था। आई होप तुझे ये चारों पाँचों और 6 चीज़ें गोल समझ में आई होगी। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ 13-year ओल्ड प्रोजेक्ट। तो 1990 में स्टार्ट हुआ और ये 2003 में ख़त्म हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना, इट्स ऑफ अबाउट 13 years लॉन्ग प्रोजेक्ट, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये ध्यान रखना, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया, मतलब इतने दिनों तक उसको कंटिन्यू में रखा, मतलब काम को जारी रखा, ठीक है। चलो आगे देखना। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज project, the Wellcome Trust UK, United Kingdom, before a major partner, additional
कम फ्रॉम द जापान। अब देखो इसको स्टार्ट करने से पहले ये जो गोल जो लॉन्च किया गया था ना, उस समय अलग अलग कंट्री ने इसको क्या किया, मतलब अपना पैसा वैसा दिया, सपोर्ट किया, लाइक जापान, फ्रांस, ठीक है, इसका पार्टनर बना, जर्मनी, चाइना और दूसरे कंट्री अलग अलग, ठीक है। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003। ध्यान रखना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1990 में और कंप्लीट हुआ 2003 में, 2003 में। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ DNA वेरिएशंस अमंग द इंडिविजुअल्स कैन लीड टू द रिवोल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोस। अब देखो इस सभी का नॉलेज मतलब इन्फॉर्मेशन, इसका ज्ञान प्राप्त करके वो एक नया रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी तरीके से मतलब इस चीज़ को सोच सकता है, जैसे डायग्नोस कर सकता है, मतलब ट्रीट कर सकता है। सोलेमली प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिजॉर्डर्स, मतलब बहुत सारे डिजॉर्डर से बचाया जा सकता है इंसान को, दैट अफेक्ट द ह्यूमन बींग्स बिसाइड। देखो बीमारी का पता करके उसको ठीक किया जा सकता है, उसके जीन्स को समझ करके, ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है। मान लो जाइगोट की अवस्था में या एम्ब्रियो की अवस्था में अगर किसी चीज़ का या किसी बीमारी का पता चल जाए पहले ही, तो उसको उस टाइम पे ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखना, द अफेक्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स बिसाइड्स प्रोवाइडिंग द क्लूज टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बायोलॉजी, learning about the non-human organisms, DNA sequences can lead to an understanding of their natural capabilities that can be applied towards the solving the challenges in the healthcare। मतलब ये जो DNA सीक्वेंस है ना, उसको समझ करके वो एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि आखिर क्या क्या कैपेबिलिटी है उस ऑर्गेनिज्म की, दैट कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स द सॉल्विंग ऑफ चैलेंजेस ऑफ द हेल्थ केयर। और इसकी सहायता से हेल्थ केयर में जो भी चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस है, उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरे केस में देखो, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, एनवायरमेंटल रीमेडिएशन हो गया, एंड मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज द बैक्टीरिया। मॉडल का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म जिसका यूज़ करते हैं, मतलब किसी ड्रग को टेस्टिंग करनी है हमें, तो उस ड्रग का दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल के उसका फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं कि आखिर क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स है, क्या क्या ये फंक्शन करता है, किस तरीके से, ये सभी। लाइक बैक्टीरिया को ईस्ट में डालते हैं, क्या है ये, सीरोहेप्टिटिस इलाइटिस। अब इसका स्पेलिंग क्या है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन क्या है, खुद से पढ़ लेना। अब फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड होता है, ठीक है। ड्रोसोफिला हो गया, एक फ्रूट फ्लाई है। ड्रोसोफिला तो बहुत ही जाना पहचाना से लग रहा है, क्योंकि ये पिछला चैप्टर में भी था। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फीमेल की साइज़ बड़ी होती है, मेल की साइज़ छोटी होती है, ये सभी। प्लांट्स, राइस एंड अरबिडोप्सिस हैव ऑल्सो बीन सिक्वेंस्ड। मतलब जीनोम प्रोजेक्ट की सहायता से इन सभी के DNA को भी सीक्वेंस किया गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, कि क्या क्या मेथड है इसके जो यूज़ किए गए। देखो, द मेथड इन्वॉल्व इन द टू मेजर अप्रोचेज। वन अप्रोच फोकस्ड ऑन द आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स। अब देखो दो अप्रोच था। पहला अप्रोच था कि आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स, मतलब सारे जीन को आइडेंटिफाई करना, दैट आर एक्सप्रेस्ड एज द RNA। मतलब वो सभी जीन जो अपने आप को RNA के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसको पता करना। इसी को कहा जाता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ESTS। द अदर लुक द बाइंड द अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ द जीनोम दैट कंटेन द ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। दूसरा फंक्शन ये था, एक ब्लाइंड अप्रोच जिसको कहते हैं। इसका मतलब था कि सीक्वेंस करना, ठीक है, पूरे जीनोम को, जिसके अंदर सारा कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट हो, ठीक है। एंड लेटर असाइनिंग द डिफरेंट रीजन्स दैट सीक्वेंस विद द फंक्शन। और एक मतलब बाद में एक इस तरह के मतलब डिफरेंट रीजन को असाइन करना, जो कि क्या करेगा, सीक्वेंस करेगा सारे फंक्शन को। अ टर्म रेफर टू एज द सीक्वेंस एनोटेशन। मतलब जो फंक्शन करने वाला जो सीक्वेंस ऑफ बेसिस है DNA के अंदर, उस चीज़ को एक साथ रखना, इसको कहा गया इसको कहा गया सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। फॉर सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन क्या है, मतलब इसका मतलब तुम सिंपल समझो कि एक साथ सारे कोड को नॉन कोडिंग को रखा गया, फिर बाद में उसे किया गया डिफरेंट मतलब रीजन्स के आधार पर सीक्वेंस किया गया कि आखिर उसका फंक्शन क्या है। मतलब DNA के बेस को लिया गया, ठीक है, और उसका पर्टिकुलर फंक्शन को के आधार पर उसको अलग अलग किया गया, तो उसको सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं। फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल DNA फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू द रैंडम फ्रेगमेंट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज। देखो अब इस चीज़ के लिए क्या किया जाता है, एक फ्रेगमेंट ऑफ DNA को आइसोलेट किया जाता है जो किसी पार्टिकुलर फंक्शन करेगा, जो कोई पार्टिकुलर mRNA बनाएगा और स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाएगा, उसको अलग लिया जाता है, DNA को अलग किया जाता है, ठीक है। और उसको
मतलब बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, स्मॉलर साइज के अंदर। रिकॉल द डीएनए इज़ अ वेरी लॉन्ग पॉलीमर, याद करो डीएनए बहुत लंबा पॉलीमर होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का। एंड देयर आर टेक्निकल लिमिटेशंस इन द सीक्वेंसिंग वेरी लॉन्ग पीसेस ऑफ द डीएनए। इसको हम काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में इसीलिए बांट लिए क्योंकि अगर बहुत लंबा रहेगा तो कितना लंबा रहेगा, अगर बहुत लंबा होते जाएगा ये, ठीक है। तो इसको छोटा करने से फ़ायदा ये होगा कि पार्टिकुलर हम इतना को समझ लेंगे, फिर इतना को समझेंगे, फिर इतना को समझेंगे, फिर इतना को समझेंगे, तो आसान हो जाएगी चीज़ें। एंड क्लोन इन अ, क्लोन का मतलब होता है कॉपी करना, इन अ सुटेबल होस्ट यूजिंग द स्पेशलाइज्ड वेक्टर। अब उसको क्लोन कराना है, मतलब उस डीएनए को कॉपी कराना है, तो एक स्पेशलाइज्ड सुटेबल वेक्टर का यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम ये डीएनए को डाल देंगे और फिर मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए हमें पता चल जाएगा, तैयार हो जाएगा हमारे लिए। क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट सो दैट सब्सिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस्ड विद द ईज, मतलब इसका मतलब ये हुआ, अब जैसे ही उसका क्लोनिंग होगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डीएनए एम्पलीफाई हो जाएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्पलीफिकेशन? एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब होता है यू गॉट द ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ द कॉपी ऑफ द डीएनए, ठीक है, मतलब एक डीएनए की हजारों कॉपियाँ तैयार हो गई, ठीक है। ये की आगे देखना, द कॉमनली यूज्ड होस्ट वेयर द बैक्टीरिया एंड ईस्ट। जो कॉमनली यूज़ किया जाता था वो बैक्टीरिया था, ठीक है, और ईस्ट था, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। एंड द वेक्टर्स वेयर कॉल्ड द BAC। अब देखो उस तरह के वेक्टर का इस्तेमाल किया गया, जो बैक्टीरिया था तो उसको कहा गया BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगर ईस्ट यूज़ करेंगे तो इसको कहा गया YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये BAC और YAC था, ध्यान रखना, ये सीक्वेंस एनोटेशन के लिए और डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ किया गया। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ ध्यान से देखना, द फ्रेगमेंट्स वेयर सीक्वेंस्ड यूजिंग द ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस that work on the principle of the method to develop by the Frederick Sanger. Remember, Sanger is also credited to developing the method of the determination of the amino acid and sequence in the proteins. अब देखो क्या कह रहा है वो, फिर से देखो, the fragments were sequenced using the automated DNA sequence। अब देखो इसका फ्रेगमेंट्स का यूज किया गया, सीक्वेंस किया गया ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस के द्वारा, सीक्वेंसर्स के द्वारा, जो कि वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ, मतलब उस मेथड पे वर्क करता है जिसको डेवलप किया गया था, किसके द्वारा? फ्रेडरिक सैंगर के द्वारा, याद रखना साइंटिस्ट का नाम। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स, कौन मतलब इसको डेवलप किया बताओ? फ्रेडरिक सैंगर, ठीक है। सैंगर का नाम और चीज़ के लिए याद किया जाता है, तो वो है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर कि डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन किसने वो इसको डिटरमाइन किया था? तो सैंगर, फ्रेडरिक सैंगर नाम याद रखना। दीज सीक्वेंसेस वेयर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग। अब देखो ये जब सीक्वेंस था ना वो किस चीज़ के आधार पर था अरेंज किया गया? तो बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट इन देम। दिस रिक्वायर्ड द जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर द सीक्वेंसिंग, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। दीज सीक्वेंस वेयर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन द सम ऑफ द ओवरलैपिंग रीजन, मतलब कि डीएनए में क्या था? ओवरलैपिंग रीजन था, इसके आधार पर उन्होंने इस चीज़ को सीक्वेंस किया। दिस रिक्वायर्ड द जनरेशन ऑफ द ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग। अलाइनमेंट ऑफ द सीक्वेंस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। अब देखो ये सीक्वेंस को अलाइनमेंट करना, मतलब एक साथ सीक्वेंस में रखना ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड ऑन द प्रोग्राम वेयर डेवलप्ड। इसीलिए इसको कहाँ पर मतलब कैसे किया गया? तो एक स्पेशल कंप्यूटर के द्वारा किया गया, ठीक है, जिसके अंदर उस तरह का प्रोग्राम डाला हुआ था, ठीक है। सीक्वेंस वेयर सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड एंड वेयर असाइन टू ईच क्रोमोसोम, मतलब ये सभी कंप्यूटर के अंदर डाल दिया गया, सारा उसको असाइन कर दिया गया टास्क। उसके बाद देखो, द सीक्वेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन द मई 2006। अब देखो क्रोमोसोम नंबर 1, मतलब ये क्या लिखा है इन्होंने? द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन मई 2006। दिस वाज द लास्ट ऑफ द ह्यूमन 24 ह्यूमन क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम्स एंड एक्स एंड वाई। मतलब फर्स्ट क्रोमोसोम जो है उसका जो पूरा सीक्वेंस है उसके ऊपर जीन का, वो कंप्लीट कब हुआ है? मई 2006 में, 2006 में, ठीक है। दिस वाज द लास्ट ऑफ द, मतलब ये लास्ट था। 22 क्रोमोसोम, ऑटोसोम, एक्स एंड वाई टू बी सीक्वेंस्ड, ठीक है। आगे देखना, मतलब 2000 याद रखना कि मई 2006 में क्रोमोसोम 1 को कम्प्लीटली सीक्वेंस किया गया, मतलब उसके बारे में स्टडी कर लिया गया। अनदर चैलेंजिंग टास्क वाज द
असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑफ द जीनोम, मतलब उसका जेनेटिक और फिजिकल मैप क्या है, ये एक चैलेंजिंग टास्क था। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलीमॉर्फिज्म of the restriction endonuclease recognition sites and some of the repetitive DNA sequences known as the microsatellite. Some of these applications of the polymorphism repetitive DNA sequence shall be explained in the next section of the DNA fingerprinting. तो देखो अभी ये जो DNA polymorphism है, ठीक है, DNA सीक्वेंस इसको कैसे किया एक्चुअली, तो इस सबको बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो DNA पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करके उसका जो रिकॉग्निशन साइट होता है उन सभी के आधार पर इस चीज़ को क्या किया गया, मतलब मैपिंग किया गया कि आखिर वो कौन सा सीक्वेंस है, GAATTC है, GAATTC है कि कैसा है, कैसे पता चला, ठीक है। तो इसको बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, इसमें है DNA पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट, इन सभी का इस्तेमाल करके किया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक है माइक्रोसेटेलाइट एंड सम ऑफ द रिपीटेटिव सीक्वेंस इज नोन एज, देखो जो बार बार आता है ना, ठीक है, उसको बोलते हाँ, जो बार बार सीक्वेंस रिपीट होता है ना, वो रिपीटेटिव सीक्वेंस को क्या कहा गया, द सीक्वेंसेज दैट इज नोन एज द माइक्रोसेटेलाइट, ठीक है। माइक्रोसेटेलाइट या मिनी सेटेलाइट इसको कहा गया था, ध्यान रखना। वन एप्लीकेशन ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म का जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है DNA सीक्वेंस, मतलब DNA फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, जो कि हम आगे देखेंगे, क्लियर। अब देखो, अब ये सब समझ में आया, अब देखो अब इसकी मतलब क्रक्स क्या है, ठीक है। इतना चीज़ समझने के बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा मोस्टली इस पोर्शन से आएगा, बुरा मत मानना, क्वेश्चन इधर से ही आता है, बट वो समझना ज़रूरी था इसलिए मैंने बताया। अब देखो ये बहुत है, मतलब DNA फिंगरप्रिंटिंग का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ठीक है, तो ये वाला है, क्लियर। यार कितना ख़राब लग रहा होगा ना, लास्ट में आके हम बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। भाई प्रोसेस भी तो पता होना चाहिए, अगर तुम यहाँ पर टाइम दे रहे हो, ये दिस इज़ नॉट योर वेस्टिंग ऑफ टाइम, दिस इज़ द इन्वेस्टिंग ऑफ टाइम, ओके। अब देखो यहाँ पे सेलेंट फीचर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम, कि ह्यूमन जीनोम का मुख्य क्या क्या बातें हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, देखना। सम ऑफ द सेलेंट ऑब्जर्वेशंस ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर फॉलोज। अब देखो भाई इसमें टोटल मिला के 9 पॉइंट लिखी हुई है, ठीक है, इसे तू अच्छे से याद कर लेना क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम हियर ओनली। द ह्यूमन जीनोम कंटेंट 3164.7 मिलियन बेस पेयर, मतलब एक्चुअली असलियत में टोटल वैल्यू कितनी है, तो एक जीनोम के अंदर, तो यहाँ पर ध्यान रखना 3164.7 3164.7 मिलियन बेस पेयर, ठीक है। और सिंपली कहना चाहो तो 3 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं, ठीक है। बट ये डेटा दिया हुआ है तो वो पूछने की भी राइट रखती है एग्जामिनर, तो इसे याद कर लेना। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस, जो एवरेज एक सिंगल जीन होता है उसमें कम से कम 3000 बेसेस होते हैं, बट साइज वेरी ग्रेटली, मतलब लेकिन उसका साइज वेरी करता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। विद द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रॉफिन एट 2.4 मिलियन बेसेस, ओ माय गॉड। एक होता है लार्जेस्ट जीन जिसका नाम है डिस्ट्रॉफिन। अब ये डिस्ट्रॉफिन जो होता है ना उसके पास कितना बेस है, 2.4 मिलियन बेस है, मतलब 240 लाख। वो सब छोड़ो ना, मैथ थोड़ा कमज़ोर है, तो 2.4 मिलियन बेसेस है उसके पास, ध्यान रखना, ठीक है। डिस्ट्रॉफिन नाम है, नाम क्या बताया, तेरा नाम नहीं पूछ रहा, इसका नाम, जीन का नाम डिस्ट्रॉफिन है, ठीक है। तो ध्यान रखना डिस्ट्रॉफिन, जिसके पास कितना जीन है, 2.4 मिलियन बेसेस है, मतलब उस जीन के पास 2.4 मिलियन बेसेस है, और कम से कम ऑन एन एवरेज 3000 बेसेस होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज इस्टेब्लिश्ड एट 30,000, मच लोअर दैन द प्रीवियस एस्टिमेशन ऑफ। देखो अब टोटल नंबर जो जीन जो होते हैं ना, मतलब ह्यूमन के अंदर, वो ह्यूमन के एक सेल के अंदर वो होता है लगभग 30,000 के आसपास, जो कि काफ़ी कम है। ये जो एस्टिमेट किया गया था कि 80,000 से 1,40,000 जीन होंगे, ठीक है, लेकिन उतना नहीं पाया गया, लगभग 30,000 के आसपास मिला। ऑलमोस्ट ऑल 99.9% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल ह्यूमन्स, मतलब दो ह्यूमन को कहीं से भी खड़ा कर दो, एक ले लो बिहार का और एक ले लो न्यूयॉर्क का, है अमेरिका वाला, ठीक है, दोनों आदमी को खड़ा करोगे ना तो इन दोनों का जो जीन का सीक्वेंस होगा ना वो दोनों 99.9% सेम ही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट में कह रहा है द फंक्शंस आर अननोन फॉर द ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन, मतलब 50% तो ऐसा जीन निकला मेरे पास जिसका फंक्शन तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये आने वाली जो खास बात है, 50% ऐसा जीन मिला जिसका फंक्शन मुझे नहीं पता,
ठीक है, अभी हम लोग डिस्कवर कर ही रहे हैं, पता चलेगा तो एनसीईआरटी में लिख देंगे। चलो आगे देखो, मतलब बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं उसको, वैज्ञानिक लोग हैं, ये लोग लिखेंगे। ठीक है, आगे देखना, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर द प्रोटीन। अब देखो टोटल का लेस देन, मतलब लेस देन 2%, 2% से भी कम है, जो क्या करता है, प्रोटीन को कोड करता है। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप द वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ये जो रिपीटेड सीक्वेंस, मतलब बार बार जो रिपीट होता है सीक्वेंस डीएनए का, ये ह्यूमन का जीनोम का बहुत बड़ा पोर्शन बनाता है, मतलब रिपीटेड ही रहता है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेज आर स्ट्रेचेज ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेज दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, समटाइम्स 100 and 1000 टाइम्स। मतलब ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं ना, वो मतलब डीएनए सीक्वेंस में वो बहुत बार रिपीट होते हैं। कई बार तो वो 100 टाइम रिपीट होते हैं, कई बार वो 1000 टाइम भी रिपीट हो जाते हैं, मतलब 1000 बार रिपीट हुआ है। दे आर दाउ टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, जिसकी वजह से उसका कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं होता, बट दे शेड लाइट ऑन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन। बट दे शेड लाइट ऑन द क्रोमोसोम एंड द डायनेमिक एंड इवोल्यूशन, बट वो इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इतना ही समझो। अब ये जो पॉइंट है ना भाई, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया कि क्रोमोसोम 1 पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जीन पाए जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर वाई पे मिनिमम होते हैं, 231 होता है। क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2968 होता है, 2968 होता है। तो याद रखना, क्रोमोसोम 1 पे 2968, क्या याद रखोगे, 2968 क्रोमोसोम नंबर 1 पे। ठीक है, 231 क्रोमोसोम नंबर वाई पे, ये मैक्स वैल्यू है। मैक्सिमम जो जीन पाया जाता है ना किसी क्रोमोसोम पे, तो क्रोमोसोम नंबर 1 है, और मिनिमम जो पाया जाता है ना, वो क्रोमोसोम नंबर वाई है। वाई पे ऐसे भी छोटा रहेगा, बट क्रोमोसोम 1 का याद रखना 2968 और वाई का याद रखना 231। आगे देखना, नवा पॉइंट हमारा कहता है, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर द सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस। तो उसको कहा गया सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब 1.4 मिलियन ऐसा लोकेशन मिला जहाँ पर क्या था, स्निप्स था। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, प्रोनाउंस एज स्निप्स, इसको स्निप्स पढ़ते हैं। ठीक है, अकर्स इन द ह्यूमन, दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू रिवोल्यूनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ द क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर द डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेज एंड ट्रेसिंग द ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब इन सभी सीक्वेंस का मतलब क्या था, इस इन्फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि ये रिवोल्यूशन मतलब कैसे हुआ। ठीक है, कि क्रोमोसोमल लोकेशंस पता करके हम एक्चुअली डिजीज़ पता कर सकते हैं कि इस सीक्वेंस में कोई डिजीज़ होगा। ठीक है, या इसका पेरेंटल हिस्ट्री पता कर सकते हैं, बस इतना चीज़। ठीक है, नो, तो ये सभी था हमारा सेलेंट फीचर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब देखो इसका एप्लीकेशन और फ्यूचर चैलेंजेस क्या क्या है, कि व्हाट इज़ द एक्चुअली एप्लीकेशंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो पहले एप्लीकेशन पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, डिराइविंग द मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस विल बी डिफाइन द रिसर्च थ्रू द कमिंग डिकेड्स लीडिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। मतलब एक नया जरिया मिला, नया तरीके से अब हम सोचते हैं बायोलॉजी को, ह्यूमन के जीन्स को, ह्यूमन के डीएनए को। ठीक है, दिस इनॉमरस टास्क विल रिक्वायर द एक्सपर्टाइज एंड द क्रिएटिविटी ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द साइंटिस्ट फ्रॉम द वेरिड डिसिप्लिन्स इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स वर्ल्ड वाइड। क्या कहा ये, दिस इनॉमरस टास्क, मतलब इतनी बड़ी टास्क रिक्वायर्स, मतलब इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत बड़े बड़े एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी। ठीक है, क्रिएटिविटी, टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट की ज़रूरत होगी, फ्रॉम द वेरियस डिसिप्लिन्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों की ज़रूरत होगी, बहुत सारे क्षेत्र में, जैसे कि पब्लिक सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, इन सभी में, और पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट impacts having the human genome sequences will be enabling the radically न्यू अप्रोच ऑफ द बायोलॉजिकल रिसर्च। अब इससे क्या होगा, मतलब बायोलॉजिकल रिसर्च को एक नया दिशा मिलेगा। ठीक है, मतलब मिला है कि रिसर्च करने का। पास्ट में क्या हुआ, रिसर्चेज स्टडीड वन और फ्यू जीन्स, मतलब उस टाइम पे एक समय में हम लोग एक ही तरह के जीन को स्टडी कर सकते थे, या बहुत कम अमाउंट में जीन को स्टडी कर सकते थे एट ए टाइम। लेकिन आज के समय पे हमारा पूरा इतना मिलियन जो बेस पेयर है, ठीक है, सबका डेटा है हमारे पास, एक साथ में जो मनसूब जिसका मन उसका सारे कैरेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, मतलब कि आगे देखना, विद द होल जीनोम सीक्वेंसेज एंड द न्यू हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज वी कैन अप्रोच द क्वेश्चन सिस्टमेटिकली
ऑन अ मच ब्रॉडर स्केल, मतलब बहुत कम समय में बहुत बड़ा स्केल पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन अ जीनोम, मतलब जीनोम के अंदर जितने भी जीन्स है उसको एक साथ स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स इन अ पार्टिकुलर टिश्यू, या तो किसी पार्टिकुलर टिश्यू में जितने नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स है वो सभी को, ऑर्गन को, ट्यूमर को, एंड हाउ द टेंस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द जीन्स आर एंड द प्रोटीन्स वर्क टुगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, मतलब ये जो इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से जुड़ा हुआ चेन, मतलब कनेक्टेड नेटवर्क्स के आखिर वो ट्रांसक्रिप्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे कर रहा है, टू ऑर्गेनाइज द केमिस्ट्री ऑफ द लाइफ, मतलब आखिर ये सारी इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे हो रही होती है, उनको हम लाइव देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ फ़ायदा हुआ है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था, 1990 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, और वो ख़त्म हुआ 2003 में। क्लियर, 13 साल का प्रोजेक्ट था, 13 ईयर का। अब समझो एक बेस पेयर को समझने के लिए $3 खर्चा करना पड़ा था उस टाइम पे, आज तो और डॉलर का पैसा बढ़ गया है, डॉलर का वैल्यू बढ़ गया है, तो आज के समय पे सोचो कितना पैसा लगा था। अलग अलग कंट्री ने उसमें पार्टिसिपेट किया, अपना पार्टनरशिप किया, फिर जाके वो इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आज सफल हुआ। तो ये एक बायोलॉजी को समझने का एक दूसरा रूप है जिसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से जानते हैं, और इसमें भी बहुत अच्छा कैरियर, मतलब अभी की डेट पे क्या है, साइंटिस्ट में रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च सब चल रहा है, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट कैरियर यू कैन ऑल्सो चूज द, मतलब इस क्षेत्र में जा सकते हो अगर वैज्ञानिक बनने का मन है तो। वैसे तुम डॉक्टर बनने वाले थे ना, नीट देने वाले थे, तो बस इतना ही कवर करो, इतना चीज़ याद कर लो, और आगे अगला वीडियो में आना ज़रूर, लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग। चलो तब तक के लिए ओके बाय।